सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 319 और 319 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति है। किम पुनः ईदृशेन तत्व साक्षात्कारेण सिद्ध्यति इति अतः आह। ठीक है, ईदृशेन तत्व साक्षात्कारेण पुनः किम सिद्ध्यति इति अतः आह। ठीक है, तो इस प्रकार के तत्व साक्षात्कार से पुनः मतलब अन्य और क्या सिद्ध होता है, यह प्रश्न। तो ईदृशेन तत्व साक्षात्कारेण, ईदृशेन, ईदृशेन मतलब किस प्रकार, जो पीछे के कारिका में बताया। क्या, नास्मि, न में, नाहम इत्याकारकेन तत्व साक्षात्कारेण, इत्यादि स्वरूप जो तत्व साक्षात्कार है उससे, तत्व साक्षात्कार मतलब विवेक ख्याति, प्रकृति पुरुष के भिन्नता का ज्ञान है ना, उसका स्वरूप बताया था, नास्मि, न में, नाहम इत्यादि। इस प्रकार के तत्व साक्षात्कार से पुनः अर्थात अन्य और किम सिद्ध्यति, क्या सिद्ध होता है, तब बताया जा रहा है कारिका के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां है, सिद्ध्यति, किम सिद्ध्यति, उसका अर्थ लिखिए। किम सिद्ध्यति बराबर विवेक ख्यातौ प्राप्तायाम, विवेक ख्यातौ प्राप्तायाम सत्याम पुरुषः किम करोति इति भावः, पुरुषः किम करोति इति भावः। ठीक है, अर्थात इस प्रकार की विवेक ख्याति प्राप्त होने पर पुरुष क्या करता है, यह अभिप्राय शंका करने वाले का। तब कारिका के माध्यम से उत्तर, कारिका का उच्चारण। तेन निवृत्त प्रसवा मर्थवशात् सप्तरूप विनिवृत्ता प्रकृतिं पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वच्छः तेन निवृत्त प्रसवा मर्तवशात् सप्तरूप विनिवृत्तां प्रकृतिं पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वच्छः। ठीक, तो देखो भाई, थोड़ा सा पदच्छेद बाद में आएंगे। तेन निवृत्त प्रसवाम अर्थवशात् सप्तरूप विनिवृत्तां प्रकृतिं पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवद अवस्थितः स्वच्छः। ठीक, अन्वय। तेना, फिर अंतिम का शब्द स्वच्छः, उसके पीछे प्रेक्षकवद अवस्थितः, और पीछे पुरुषः, ऊपर अर्थवशात् सप्तरूप विनिवृत्ताम, पीछे निवृत्त प्रसवाम, नीचे प्रकृतिम पश्यति। ठीक है, देखो भाई, अब कारिका के शब्दों का संक्षेपतः थोड़ा अर्थ लिख लेंगे। प्रतीक है तेन, तेन बराबर विवेक ख्यात्या द्वारेण, विवेक ख्यात्या द्वारेण, फिर प्रतीक है स्वच्छः बराबर रजस्तमो बुद्ध्या, रजस्तमो बुद्ध्या असंभिन्नः,
असंभिन्न। फिर प्रतीक प्रेक्षकवद, प्रेक्षकवद बराबर प्रेक्षकेन तुल्यम, प्रेक्षकेन तुल्यम। पुनः प्रतीक अवस्थितः बराबर निष्क्रियः सन, निष्क्रियः सन। पुनः प्रतीक है पुरुषः बराबर चेतनः, चेतनः। प्रतीक अर्थवशात, अर्थवशात बराबर अर्थः प्रयोजनम, अर्थः प्रयोजनम विवेक ख्यात्यात्मकम, विवेक ख्यात्यात्मकम तस्य वशः, तस्य वशः बराबर सामर्थ्यम, सामर्थ्यम। तस्मात् अर्धविराम। पुनः प्रतीक सत्व सप्त रूप विनिवृत्ताम, सप्त रूप विनिवृत्ताम बराबर धर्म अधर्मादि, धर्म अधर्मादि सप्त रूप रहिताम, सप्त रूप रहिताम। पुनः प्रतीक निवृत्त प्रसवाम बराबर निवृत्तौ प्रसवौ, निवृत्तौ प्रसवौ भोगापवर्गात्मकौ, भोगापवर्गात्मकौ प्रसोतव्यौ, प्रसोतव्यौ बराबर प्रादुर्भाव्यौ, प्रादुर्भाव्यौ। यस्याः सा सा निवृत्त प्रसवा ताम। आगे प्रतीक ताम के बाद हाँ प्रकृतिम बराबर प्रधानम। फिर आगे प्रतीक पश्यति बराबर एतादृशीं प्रकृतिं पश्यति इति, एतादृशीं प्रकृतिं पश्यति इति। हो गया। देखो भाई अर्थ तेन का मतलब विवेक ख्यात्या, विवेक ख्याति के द्वारा पुरुष, विवेक ख्याति के द्वारा क्या स्वच्छ, स्वच्छ मतलब क्या रजोस्तमो बुद्धिया असंभिन्न, रजोगुण तमोगुण से युक्त जो बुद्धि है उस बुद्धि से असंभिन्न संबंध रहित ऐसा पुरुष हो जाता है। फिर क्या क्या करता है प्रेक्षकवत अवस्थितः पुरुषः पश्यति, प्रेक्षक की तरह प्रेक्षकेन तुल्य, दर्शक जो व्यक्ति है तटस्थ उसकी तरह अवस्थित निष्क्रिय सन, कोई भी क्रिया न करता हुआ ऐसा स्थिति में चेतन पुरुष पश्यति देखता है। किसको देखता है और इस प्रकार से क्यों देखता है? तब आगे आया अर्थवशात। अर्थवशात का मतलब अर्थ अर्थात प्रयोजनम, विवेक ख्यात्यात्मकम, विवेक ख्याति स्वरूप जो प्रयोजन है, तस्य वशः सामर्थ्य, उस विवेक ख्याति रूप ज्ञान रूप जो वश सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के कारण
अर्थवशात पश्यति देखता है, पुरुष देखता है। किसको देखता है? प्रकृति को देखता है। किस रूप में देखता है? सप्त रूप विनिवृत्ताम निवृत्त प्रसवाम प्रकृतिम पश्यति। 7 रूपों से रहित ऐसी प्रकृति। प्रकृति के 8 रूप बताए थे, धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें से ज्ञान को छोड़कर बाकी के 7 रूप जो कि संसार के लिए कारण है, अब वह प्रकृति उस पुरुष को संसार नहीं देती है, 7 रूपों से रहित हो गई। तो उन 7 रूपों से रहित ऐसे उस प्रकृति को, और कैसी? निवृत्त प्रसवाम, मतलब क्या? निवृत्तौ प्रसवौ भोगापवर्गात्मको प्रसोतव्य प्रादुर्भूत करने योग्य ऐसे जो 2 भोग और अपवर्ग, उनसे वो जो निवृत्त हुई है, क्योंकि उसने भोग भी दिया, अपवर्ग भी दे चुकी है। अब भोग देने का बाकी नहीं रहा, अपवर्ग देने का भी बाकी नहीं रहा। अतः वो प्रकृति कैसी हो गई? अभी निवृत्त प्रसवा, जो उसको प्रस्तुत करना था, प्रादुर्भूत करना था, उत्पन्न करना था, वो उसने कर लिया, भोग अपवर्ग दे दिया, निवृत्त प्रसवा हो गई। अब वो किसी को उत्पन्न करने वाली नहीं है। तो निवृत्त प्रसवाम प्रकृति, इस प्रकार की प्रकृति को वह पुरुष देखता है। ये बात बताया। प्रश्न था ना, इस प्रकार के तत्व साक्षात्कार से क्या सिद्ध होता है? अर्थात पुरुष क्या करता है? कुछ नहीं, बस उस प्रकृति को देखता है तटस्थ होकर। ये बात बताई जा रही है। तो चलिए अब तत्व कौमुदी में तेन इति, तो भोग विवेक साक्षात्कारो ही प्रकृते प्रसोतव्यो। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ना, भोग विवेक इत्यादि यहाँ से चालू हुई, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, क्या बात बताई जा रही है, समझ में आता है। तो अवतरण, निवृत्त प्रसवाम, निवृत्त प्रसवाम इति पदस्य अर्थम स्पष्टयति। इति पदस्य अर्थम स्पष्टयति, भोग इति। ठीक है, तो मूल कारिका में जो पद आया है निवृत्त प्रसवाम, उस पद के अर्थ का स्पष्टीकरण कर रहे तत्व कौमुदीकार भोग इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, तो भोग विवेक साक्षात्कार 2 चीज हो गई, एक तो भोग, दूसरा विवेक साक्षात्कार। ये दोनों भोग विवेक साक्षात्कारो ही प्रकृते है प्रसोतव्यो। प्रसोतव्यो का अर्थ लिखिए प्रादुर्भाव्यो, प्रादुर्भूत करने योग्य, उत्पन्न करने योग्य 2 ही है प्रकृति को, भोग और विवेक साक्षात्कार। ठीक है, वही कर रहे हैं, प्रकृते प्रसोतव्यो। फिर आगे दे रहे हैं मूल में, तौच प्रसूतौ, अब वो दे चुकी है जो देने योग्य है। कौन? भोग और विवेक ख्याति रूप अपवर्ग साक्षात्कार। और तौच प्रसूतौ इति, ऐसा होने से वो प्रसूत हो गई, दे दिया। तौच प्रसूतौ इति न अस्याः प्रसोतव्यम अवशिष्यते। अब और कोई प्रादुर्भूत करने योग्य प्रसोतव्य कोई इसके लिए बचा नहीं है, इसलिए उसको कह दिया निवृत्त प्रसवा। कौन? प्रकृति। प्रसोतव्यम अवशिष्यते इति निवृत्त प्रसवा प्रकृति ही हो गया। तो ये जो पद आए हैं तौ च प्रसूतौ इत्यादि, उन पदों का थोड़ा अर्थ लिखिए। तौ बराबर भोग विवेक साक्षात्कारो, भोग विवेक साक्षात्कारो। फिर प्रतीक प्रसूतौ बराबर जनितौ, जनितौ बराबर प्राविर्भावितौ, प्राविर्भावितौ। ठीक है, फिर प्रतीक इति बराबर अतः, इति मतलब अतः। फिर प्रतीक अस्याः बराबर प्रकृतेः, प्रकृतेः। फिर पद है प्रसोतव्यम, प्रतीक प्रसोतव्यम
बराबर प्राविर्भाव्यम, प्राविर्भाव्यम अर्धविराम न किंचित अवशिष्यते इत्यर्थः, न किंचित अवशिष्यते इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो मतलब विभोग और वेग साक्षात्कार, प्रसूत जनित उत्पन्न कर दिया उसने, प्राविर्भूत कर दिया, प्रकट कर दिया। इति इसलिए अतः अस्याः प्रकृतेः प्रसोतव्यम प्राविर्भाव्यम प्रभु प्राविर्भूत करने योग्य न अवशिष्यते, कुछ बचा नहीं है, न किंचित अवशिष्यते। इसलिए उसको कह दिया क्या, निवृत्त प्रसवा ताम निवृत्त प्रसवाम प्रकृतिम, निवृत्त कृत प्रसव भोगपवर्गौ यया सा तथोक्ता निवृत्त प्रसवा वर्तते। ऐसी है वो कौन, अब प्रकृति निवृत्त प्रसवा। इतना हो गया ना, इस प्रकार की प्रकृति को देखता है। आगे चलिए, विवेक ज्ञान रूप यह अर्थ तस्य वशः सामर्थ्यम तस्मात्। अब इस पंक्ति से कौन बात बताई, तब विवेक इत्यादि पद के पूर्व में एक वाक्य लिखिए, छोटा सा अवतरण, अर्थवशात् इति अस्य अर्थम स्पष्टयति, अर्थवशात् इति अस्य अर्थम स्पष्टयति विवेक इति। मूल कारिका में अर्थवशात् यह पद आया है, अब उसका अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं विवेक इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए, तो विवेक ज्ञान रूप यह अर्थ, अर्थवशात अर्थ है ना, अर्थ मतलब क्या, विवेक ज्ञान रूप जो अर्थ, अर्थार्थात प्रयोजन, तस्य वशः है, तस्य तस्य का अर्थ लिखिए विवेक ख्याते है, आगे वशः बराबर सामर्थ्यम, वश का अर्थ कर दिया सामर्थ्यम मूल में, तस्मात् अर्थवशात शब्द का अर्थ हुआ विवेक ज्ञान रूप जो अर्थ है अर्थात प्रयोजन, तस्य अर्थात विवेक ज्ञान रूप अर्थ, विवेक ख्याति रूप अर्थ, उसके वश अर्थात सामर्थ्य, उसके सामर्थ्य से अर्थवशात देखता है पुरुष प्रकृति को। कैसा, निवृत्त प्रसवा प्रकृति को, सप्त रूप से रहित प्रकृति को देखता है। किसकी तरह, प्रेक्षवत की तरह। वो सब एक एक बात आ रही है आगे। आगे चलिए, अतत्वज्ञान पूर्वकानि खलु धर्माधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्याणी। ठीक है, ये क्या है भाई, तो ये जो चालू हुई पंक्ति अतत्वज्ञान पूर्वकानि इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण, सप्त रूप विनिवृत्ताम, सप्त रूप विनिवृत्ताम इति स्पष्टयति, इति स्पष्टयति अतत्वज्ञान पूर्वकानि इति। ठीक, चलिए, मूल कारिका में सप्तरूप विनिवृत्तम ये पद आया है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं अतत्वज्ञान इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो क्या बात बोल रहे हैं, तो अतत्वज्ञान पूर्वकाणी खलु, खलु निश्चयवाचक अव्यय है, लेकिन अतत्वज्ञान पूर्वक है कौन, धर्म अधर्म, ज्ञान नहीं लिया, अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये सब कैसे है, अतत्वज्ञान पूर्वक है। अतत्वज्ञान मतलब क्या, अतत्वज्ञान का अर्थ लिखिए एक वाक्य में, अतत्वज्ञान पूर्वकानि पद आया है ना, उसका अर्थ अतत्वज्ञानम बराबर, अतत्वज्ञानम बराबर अज्ञानम, अज्ञानम तत्पूर्वकाणी बराबर, तत्पूर्वकानी बराबर तत्कारणकानी,
तत्कारणकानि आगे ज्ञानवर्जम धर्मादि सप्त रूपाणि ज्ञानवर्जम धर्मादि सप्त रूपाणि भवन्ति इत्यर्थः भवन्ति इत्यर्थ। ठीक है, देखो भाई अर्थ अतत्व ज्ञान का अर्थ है तत्व ज्ञान रहित अर्थात अज्ञान, और अतत्व ज्ञान पूर्वकानी मतलब क्या, तर अज्ञान पूर्वकानी अर्थात तत्कारणकानी, अज्ञान है कारण जिसके लिए, ऐसे है कुछ धर्म 7, 8 में से 7 धर्म, उसके लिए कारण अज्ञान है। वो कौन है 7? तो बता रहे धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। 7 कैसे? अज्ञान के कारण क्या कारण है। अब विवेक ख्याति हो गई मतलब ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ तो फिर वो 7 धर्म और 7 धर्म से युक्त प्रकृति हो गई, ऐसे उस प्रकृति को देखता है 7 धर्म से रहित। ये बात तत्कारणकानि ज्ञानवर्ज धर्मादि सप्त रूपाणि भवन्ति इत्यर्थ। ठीक, आइए मूल में आगे। फिर कोई कहेगा भाई वैराग्य भी अज्ञान पूर्वक ही है क्या? तो बोल रहे हाँ, वैराग्य भी अज्ञान पूर्वक है। कौन सा वैराग्य? तो बता रहे हैं वैराग्यम अपि केवल तौष्टिकानाम अतत्वज्ञान पूर्वकम एवं। ठीक है, ये जो वैराग्यम इत्यादि पंक्ति है उसके भी पीछे एक वाक्य, ननु ननु विषयेभ्यः वैराग्यम, विषयेभ्यः वैराग्यम तो तत्वज्ञान पूर्वकम, तत्वज्ञान पूर्वकम एव भवेत्, एव भवेत् इति अतः आह, इति अतः आह वैराग्यम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। ननो कोई शंका करेगा कि विषयेभ्य वैराग्यम, विषयों से वैराग्य, वो तो तत्वज्ञान पूर्वक होना चाहिए भवे, ऐसी कोई शंका करेगा। उत्तर दे रहे तो वैराग्यम अपि, कौन सा वैराग्य? केवल तौष्टिकानाम, तौष्टिकानाम वैराग्य। तुष्टि बताई थी पीछे, याद है? कितने प्रकार बताए थे तुष्टि के? 9 है ना? तो वो जो तुष्टि है उसमें से तुष्टि बताई थी प्रकृति, महत, काल, भाग्य आदि आदि, है कि नहीं? उतने में वो तुष्ट हो गए, बाकी के उधर देख नहीं रहे। इसका मतलब वैराग्य तो है, किंतु वह वैराग्य भी अज्ञान पूर्वक ही है। ये बात कही जा रही है। वैराग्यमपि केवल तौष्टिकानाम अतत्वज्ञान पूर्वकम एवं, उसके लिए कारण अतत्वज्ञान अर्थात अज्ञान ही है। तो यहां पर पद आया है केवल तौष्टिकानाम, उस पर एक वाक्य लिखिए, प्रकृति, महत, काल, प्रकृति, महत, काल, भाग्यादय, भाग्यादय विवेक ख्याति प्रदा, विवेक ख्याति प्रदा इति केवल तौष्टिकानाम वैराग्यम अपि, केवल तौष्टिकानाम वैराग्यम अपि अज्ञानजम एव इत्यर्थः, अज्ञानजम एव इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे अतौष्टिकानाम, अतौष्टिकानाम मुमुक्षूणाम तु, मुमुक्षूणाम तु गुणवैतृष्णाख्यम, गुणवैतृष्णाख्यम वैराग्यम, वैराग्यम तत्वज्ञान लभ्यम भवति,
तत्व ज्ञान लभ्यम भवति इति भाव। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो प्रकृति, महत, काल, भाग्य इत्यादि तुष्टि बताई थी पीछे। इत्यादि ये सब क्या करेंगे? हमको विवेक ख्याति दे देंगे। प्रकृति देगी, महत्त्व देगा, काल देगा, भाग्य से होगा, इस प्रकार से, है कि नहीं? जो लोग तुष्ट हो चुके हैं, विवेक ख्याति प्रदा इति, इस प्रकार केवल तौष्टिका नाम वैराग्यम। विवेक ज्ञान तो हुआ नहीं, तत्व साक्षात्कार हुआ नहीं, किंतु प्रकृति, महत, काल इत्यादि के ऊपर अवलंब करके बैठे, ये दे देंगे हमको। ऐसे जो तौष्टिक लोग हैं, केवल तौष्टिक, तुष्ट होने वाले, वास्तविक ज्ञान तो हुआ नहीं, केवल तौष्टिका नाम वैराग्यम अपि अज्ञानजम एव, अज्ञान से ही उनका वैराग्य है, ज्ञान तो हुआ ही नहीं उनको। अच्छा, फिर तत्वज्ञान पूर्वक वैराग्य कौन सा? तो बता रहे अतौष्टिका नाम, जो तुष्ट नहीं हुए हैं प्रकृति, महत, काल इत्यादि के ऊपर, ऐसे जो मुमुक्षु लोग, अतौष्टिका नाम मुमुक्षु नाम तो गुण वैतृष्ण्याख्यम, गुणों के बारे में, सत्वरस्तम, गुणों के बारे में वितृष्ण हो गए, तृष्णा रहित हो गए, उनका जो वैराग्य है वह तत्वज्ञान लभ्यम, वो तत्वज्ञान से उनको प्राप्त होता है। तत्वज्ञान लभ्यम भवति इति भाव हो गया। आइए मूल में, वैराग्यमपि केवल तौष्टिका नाम अतत्वज्ञान पूर्वकम एव। ठीक है, आगे चलिए। तत्र तत्वज्ञान विरोधित्वेन अतत्वज्ञानम उच्छिन्नति। ठीक है ना? तत्र, तत्र का अर्थ लिखिए, तत्र बराबर अतत्वज्ञाने, अतत्वज्ञाने अर्धविराम, तत्वज्ञानम विरोधित्वेन, तत्वज्ञानम विरोधित्वेन अतत्वज्ञानम, अतत्वज्ञानम बराबर अज्ञानम, अज्ञानम उच्छिन्नति, उच्छिन्नति बराबर ससंस्कारम दहति, ससंस्कारम दहति अर्धविराम, दग्ध बीज भावम करोति इत्यर्थः, दग्ध बीज भावम करोति इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई। तो अतत्वज्ञान में शब्द आया है एक तत्वज्ञान, जैसे अज्ञान, ज्ञान की विरोधी जो वह अज्ञान, तो ज्ञान क्या करता है? अज्ञान का नाश कर देता है। उसी प्रकार अतत्वज्ञान अर्थात अज्ञान, उसका नाश करता है कौन? तत्वज्ञान, क्योंकि तत्वज्ञान की विरोधी है कौन? अतत्वज्ञान। तो वही कह रहे अतत्वज्ञान, तत्वज्ञानम विरोधित्वेन, तत्वज्ञान के विरोधी होने से अतत्वज्ञान अर्थात अज्ञान, उस अज्ञानम उच्छिन्नति, तत्वज्ञान अज्ञान का नाश कर देता है, संस्कार सहित उसका दाह कर देता है, दग्ध बीज की तरह। ठीक है ना? चलिए मूल में, तत्र तत्वज्ञान विरोधित्वेन, तत्वज्ञान की विरोधी होने से अतत्वज्ञानम उच्छिन्नति, अतत्वज्ञान अर्थात अज्ञान का तत्वज्ञान से नाश हो जाता है। अर्थात अज्ञान जो कारण है वही नहीं रहा तो कार्य रहेगा क्या? कारण का नाश हुआ तो कार्य का नाश होता ही है, बराबर है कि नहीं? उस प्रकार मूल में किस बात की चर्चा चल रही है अभी? सप्त रूप विनिवृत्ताम, ये मूल पद आया था ना, तो उस 7 रूपों के लिए कारण कौन है? अज्ञान, अज्ञान पूर्वक है वो। अब अज्ञान जो तत्वज्ञान है उसका ही जब नाश हुआ, कारण का ही नाश हुआ, तो कार्य रहेगा क्या? नहीं। वही कह रहे फिर कारण निवृत्त्या, कारण जो अज्ञान उसकी निवृत्ति हो जाने से, नाश हो जाने से सप्त रूपानी निवर्तन्ते, 7 रूप धर्म अधर्म आदि जो 7 रूपे ज्ञान को छोड़कर 7 रूप, उनकी भी क्या होती है? निवृत्ति होती है, नाश होता है। इति
इसलिए कह दिया कि सप्त रूप विनिवृत्ता प्रकृति, 7 रूप से रहित हो जाती है कौन? प्रकृति, और उस प्रकृति को वो देखता है पुरुष। ये बात हो गई। आगे चलिए, अवस्थित इति निष्क्रिय, मूल कारिका में अवस्थित ये भी एक पद आया है बराबर, उसका अर्थ कर रहे निष्क्रिय, क्रिया रहित, निष्क्रिय। फिर और एक पद आया है कारिका में स्वच्छ, स्वच्छ पद का अर्थ बता रहे अब, स्वच्छ इति रजस्तमो वृत्ति कलुषया बुद्ध्या असंबिन्न, ये हुआ स्वच्छ। रजस्तमो वृत्ति, रजोगुण की वृत्ति, तमोगुण की वृत्ति, उससे कलुषित होती है बुद्धि, और ऐसे बुद्धि से जो असंबिन्न है, संपर्क रहित है, ऐसे पुरुष को कहेंगे क्या? स्वच्छ। ठीक है। अब एक बात और भी ध्यान देनी है कि ज्ञान प्राप्त होगा, विवेक ख्याति हो गई है, ठीक है, पुरुष स्वच्छ है। स्वच्छ मतलब रजोगुण तमोगुण से युक्त ऐसी जो बुद्धि, उसका संपर्क नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल बुद्धि का संबंध ही नहीं है पुरुष के साथ, यह बात नहीं। सत्वगुण से युक्त जो बुद्धि है उसका थोड़ा सा संबंध है, किसके साथ? पुरुष के साथ। बोलेंगे वो क्यों? फिर यदि वो भी संबंध नहीं मानेंगे तो वो प्रेक्षक की तरह देखता है प्रकृति को, ये बात उपपन्न नहीं होगी, युक्तियुक्त नहीं होगी, क्योंकि वो देख रहा है ना, तो देखने का साधन उसके लिए कुछ तो चाहिए। तो वो कौन है फिर? बुद्धि है। वो कैसी? सत्वगुण से युक्त। रजोगुण तमोगुण से युक्त बुद्धि से संपर्क नहीं उसका, अर्थात उस बुद्धि में रजोगुण तमोगुण रहा नहीं, केवल सत्वगुण है, और उस सत्वगुण के साथ थोड़ा सा संपर्क है पुरुष का, इसलिए वो देख पाता है उस प्रकार के प्रकृति को। वही कह रहे आगे, सात्विक क्या तो बुद्ध्या तदा अपि अस्य मनाक संभेद अस्ति एव, है कि नहीं? थोड़ा अन्वय, तदा अपि पीछे तू और पीछे सात्विक्या बुद्ध्या, सात्विक्या बुद्ध्या, आगे अस्य मनाक संभेद अस्ति एव, आगे सरल है अर्थ देखिए भाई। तदा अपि, तदा मतलब विवेक ख्याति प्राप्त होने पर भी, क्या? तदा तो तदापि सात्विक्या बुद्ध्या, कैसी बुद्धि? सात्विक मतलब विवेक ख्यात्यात्मक सात्विक प्रकाशयुक्त बुद्धि, ऐसे बुद्धि के साथ अस्य विवेकी चेतनस्य, विवेकी चेतन का मनाक, अर्थात थोड़ा सा, कितना? पश्यति मात्र क्रिया प्रयोजक, देखने भर की क्रिया जिससे हो जाए उतना ही संबंध है, ज्यादा संबंध नहीं है, ठीक है ना? तो मनाक संभेद, संभेद संपर्क, संबंध अस्ति एव, पुरुष के साथ संबंध है सात्विक बुद्धि का थोड़ा सा, ठीक है ना? अन्यथा, अन्यथा मतलब क्या? अन्यथा शब्द का अर्थ लिखिए, अन्यथा बराबर मनाक अपि संबंधाभावे सति, मनाग अपि संबंधाभावे सति, बिल्कुल थोड़ा भी संबंध नहीं मानेंगे तो क्या होगा फिर? तो कह रहे आगे मूल में, एवं भूत प्रकृति दर्शन अनुपपत्ते है, ठीक है ना? एवं भूत प्रकृति, इस प्रकार की प्रकृति मतलब कैसी? जो 7 रूपों से रहित है और निवृत्त प्रसवा, निवृत्त प्रसवा ऐसी है, ऐसे इस प्रकार के प्रकृति को दर्शन देखना उससे नहीं होगा। यदि बिल्कुल भी संबंध नहीं मानेंगे तब वही करे, एवं भूत प्रकृति दर्शन अनुपपत्ति है, दर्शन की क्या होगी? अनुपपत्ति होगी। अतः सात्विक बुद्धि का थोड़ा सा संपर्क उसके साथ है, पुरुष के साथ। ये बात हो गई, लग गया इतना? ये हो गई भाई 65 नंबर की कारिका
पूरी हुई यह ते निवृत्त प्रसवाम अर्थवशात सप्तरूप विनिवृत्ताम प्रकृतिम पश्यति पुरुष प्रेक्षकवत अवस्थितः स्वच्छ। लग गया अर्थ? आगे चलिए। अब आगे जो 66 नंबर की कारिका आ रही है उसका अवतरण टीका देखिए तत्वकौमुदी में। स्यात् एतत् निवृत्त प्रसवाम इति न मृष्यामहे। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। वो कहता है अभी अभी आपने ऊपर के कारिका में बता दिया कि वह प्रकृति कैसी हो जाती है, निवृत्त प्रसवा, कुछ भी उत्पन्न नहीं करती है, अब न भोग देती है न अपवर्ग, क्योंकि दे चुकी है। किंतु पूर्व पक्षी बोलता है हम सह नहीं पाते, सह नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता, निवृत्त प्रसवा नहीं हो सकती प्रकृति कभी। बोलेंगे क्यों? तो बता रहा है वो, तो दीक्षा देता निवृत्त प्रसवामिति न मृष्यामहे, न मृष्यामहे न सहामहे। मृष्यामहे करते सहामहे, न मृष्यामहे मतलब न सहामहे, हम सहन नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक, बोलेंगे क्यों? तो वो बता रहा है आगे, संयोग कृतो ही सर्ग। ये जो पंक्ति है ना संयोग कृत, उसके पहले एक वाक्य लिखिए, असहने बीजम स्मारयति, बीजम स्मारयति। ठीक है, क्यों सहा नहीं जाता है उसको? बीज मतलब कारण, उसको स्मरण करा रहा है, पीछे का ही बात उसका स्मरण करा रहा है पूर्व पक्षी। क्या कहता है? संयोग कृतो ही सर्ग इति उक्ताम। ये बात आपने पहले कही है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। कौन बात कही है? संयोग कृता सर्ग, कहा कही है? याद है? कारिका किसी ने याद की होगी तो याद होगा। कौन सी कारिका में आया है? संयोग कृतो ही सर्ग। ये 21 नंबर की कारिका। कौन है वो कारिका 21 नंबर की? खोजो। कारिका 72 तो है, पूरी याद करनी चाहिए, उल्टी सुल्टी। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवद्वत् उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्ग। पंगु और अंध की तरह दोनों का संयोग हुआ है, प्रकृति और पुरुष का, और उनके संयोग से होता है क्या? सर्ग, सृष्टि। ये बताया पीछे। ठीक, उसका स्मरण करा रहा है वो। संयोग कृतो ही सर्गः इति उक्तम। और योग्यता च, संयोग, उनका संयोग होना उचित है, योग्य है, क्योंकि एक पंगु एक अंध है, संग हो जाता है उनका संयोग, है कि नहीं? तो योग्यता च संयोग है ना मूल में, अभी उसके ऊपर लिखते थोड़ा सा। ठीक है, संयोगो नाम, संयोगो नाम द्विष्ठा, द्विष्ठा प्रकृति पुरुष, प्रकृति पुरुषयोः, प्रकृति पुरुषयोः भोग्यत्व भोक्तृत्व योग्यता, भोग्यत्व भोक्तृत्व योग्यता, अर्धविराम। तत्र भोक्तृत्व योग्यताख्यः, भोक्तृत्व योग्यताख्यः धर्मः पुरुषे चैतन्य रूपः, पुरुषे चैतन्य रूपः, अर्धविराम। आगे भोग्यत्व योग्यताख्यः, भोग्यत्व योग्यताख्यः धर्मः च, धर्मः च प्रकृतौ जडत्व रूपः, प्रकृतौ जडत्व रूपः, अर्धविराम। तौ एतौ, तौ एतौ धर्मौ, धर्मौ
कल्पित तादात्म्येन एव, कल्पित तादात्म्येन एव व्यवहार्यौ भवतः, व्यवहार्यौ भवतः। अर्धविराम। वस्तुतः तु तौ धर्मी स्वरूपौ एव, तौ धर्मी स्वरूपौ एव। अर्धविराम। तथा च धर्मी स्वरूपयोः चैतन्य जड़त्वयोः नित्यतया कदाचित अपि निवृत्ति बराबर नाशः न स्यात्, नाशः न स्यात्। अर्धविराम। तथा च संयोग सत्वात् संसारः सर्वदा एव स्यात्, सर्वदा एव स्यात्। अर्धविराम या पूर्ण विराम। अतः निवृत्त प्रसवाम इति न सहनीयं भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भैया, संयोग नाम दिष्टा, संयोग दो का होता है। प्रकृति पुरुषयो, प्रकृति पुरुष का संयोग है, उसमें भोग्यत्व भोक्तृत्व योग्यता, एक में भोग्यत्व एक में भोक्तृत्व है, योग्यता है संयोग होने की। तत्र भोक्तृत्व योग्यता आख्य, भोक्तृत्व नाम का भोक्तृत्व योग्यता रूप धर्म पुरुष में है, चैतन्य रूप, और भोग्यत्व योग्यताख्य, भोग्यत्व योग्यता रूप धर्म प्रकृति में है, जो कि जड़ स्वरूप है। तौ ये तौ धर्मौ, ये जो धर्म है, भोक्तृत्व योग्यता और भोग्यत्व योग्यता, तौ ये तौ धर्मौ कल्पित तादात्म्येन एव व्यवहार्यो, कल्पित तादात्म्य से वो पुरुष और प्रकृति में है। कल्पित तादात्म्य मतलब भिन्न जैसे दिखाई देते वो धर्म, वस्तुतः वो क्या है? वस्तुतः तो धर्मी स्वरूप वो है ना। भोग्यत्व धर्म उस प्रकृति से भिन्न कुछ नहीं है, प्रकृति ही भोग्य है। भोक्तृत्व उस पुरुष से कोई अतिरिक्त नहीं है, वो पुरुष स्वरूप ही है, वही कह रहे धर्मी स्वरूप है। वस्तुतः तो तौ धर्मी स्वरूपौ एव, तथा च धर्मी स्वरूपयोः चैतन्य जड़त्वयोः, धर्मी स्वरूप ऐसे जो चैतन्य और जड़ वो दोनों भी प्रकृति पुरुष नित्य है, न तो प्रकृति का नाश माना है सांख्यों ने, न पुरुष का, दोनों नित्य है। और नित्य होने के कारण कदाचित अपि निवृत्ति नाश न स्यात्, कभी भी दोनों का नाश नहीं होता है, और नाश नहीं होता है हमेशा उनका संयोग बना रहेगा, और संयोग रहेगा तो संयोग सत्वात्, संयोग कारण है, संसार कार्य है, कारण यदि दोनों का संयोग है तो जरूर उनका संसार होता ही रहेगा। वही कह रहे संयोग सत्वात् संसार सर्वदा एव स्यात्। और ऐसी यदि स्थिति है तो निवृत्त प्रसवम इति न सहनीयम्, तो कैसा आप कह रहे हो कि वो प्रकृति निवृत्त प्रसवा हो गई? हो ही नहीं सकती, हमेशा सर्ग को उत्पन्न करती रहेगी। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। आइए मूल में योग्यता च संयोग, उसका स्पष्टीकरण कर रहे मूल में। भोक्तृत्व योग्यता च पुरुषस्य चैतन्य, भोक्तृत्व भोक्तापना की योग्यता पुरुष की है जो चेतन स्वरूप है, पुरुषस्य चैतन्य। और आगे भोग्यत्व योग्यता च प्रकृते है जड़त्व, और भोग्यत्व योग्यता किसका है? प्रकृति का है, जो कि जड़ स्वरूप है। जड़त्वम विषयत्वम च, वो जड़ रूप है और विषय है। आगे न च एतयोः अस्ति निवृत्ति, च एतयोः निवृत्ति न अस्ति। एतयोः
भोक्तृत्व भोग्यत्व योग्यतयो जड़त्व चैतन्य रूपयो इत्यर्थ है कि नहीं? इन दोनों की भोक्तृत्व योग्यता, भोग्यत्व योग्यता अर्थात जड़त्व चैतन्य अर्थात प्रकृति पुरुष, इनके एतयो न चेतयो अस्ति निवृत्ति, एतयो निवृत्ति ही न अस्ति, इनकी निवृत्ति है नहीं, कभी भी नाश तो है नहीं है। न चेतयो अस्ति निवृत्ति ही, आगे फिर बोलेंगे भाई निवृत्ति नहीं, दोनों तो है किंतु वो कुछ करती नहीं है, प्रकृति अब कुछ बनाती नहीं है, उत्पन्न नहीं करती है, अपने स्वरूप में रहती है, ऐसा कोई कहेगा तब उसका उत्तर वो दे रहा है पूर्व पक्षी, न च करणीय अभावात निवृत्ति, करणीय अभावात निवृत्ति न, करणीय अभावात इसका अर्थ लिखिए संपादनीय अभावात, संपादनीय अभावात, संपादन करने योग्य कोई चीज बची नहीं उसके लिए, संपादनीय वस्तु का अभाव हुआ इसलिए उनकी निवृत्ति, होने पर भी निवृत्ति जैसी है ऐसा मानेंगे, तब कहता है वो नहीं नहीं ये भी नहीं हो सकता। क्यों? आगे की पंक्ति में उत्तर दे रहा है तज्जातीयस्य अन्यस्य करणीयत्वात्, एक बार कर चुका है, भोग दिया, अपवर्ग दिया, फिर वो रुकेगी प्रकृति, ऐसी बात नहीं, पुनः उसी प्रकार का भोग और उसी प्रकार का अपवर्ग देती रहेगी, ये बता रहा है वो। तज्जातीयस्य, ये जो पंक्ति है ना तज्जातीय, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण, करणीय अभावस्य एव, करणीय अभावस्य एव असत्वेन, असत्वेन सर्ग निवृत्ति, सर्ग निवृत्ति कदापि न स्यात्, कदापि न स्यात् इति दर्शनाय, इति दर्शनाय करणीयांतरम दर्शयति, करणीयांतरम दर्शयति तज्जातीय इत्यादि पंक्ति से। देखिए भाई, देखो भाई, करणीय अभाव से असत बाकी नहीं है, ऐसा कोई कहेगा पूर्व पक्षी, कोई कहेगा तो वो पूर्व पक्षी बोलता है नहीं नहीं, करणीय का अभाव उसका ही असत्व है, अर्थात करणीय अभाव का अभाव अर्थात करणीय है, कुछ तो बाकी रहता है उसको करने के लिए, किसको? प्रकृति को। करणीय अभाव से असत्वेन सर्ग निवृत्ति कदापि न स्यात्, सर्ग की निवृत्ति कभी भी नहीं होगी। इस बात को दिखाने के लिए करणीयांतरम दर्शयति, क्या उसके लिए अन्य करणीय है, करणीय योग्य है, उस बात को दिखा रहे हैं पूर्व पक्षी। तज्जातीयस्य अन्यस्य करणीयत्वात्, तज्जातीय मतलब भोग दिया, अपवर्ग दिया, उतने से काम पूरा हुआ ऐसा नहीं, एक बार भोग दिया उसी प्रकार का भोग और देगी, उसी प्रकार का भोग और देगी, उसी प्रकार अपवर्ग दे दिया, मोक्ष दे दिया एक बार, पुनः उसी प्रकार का मोक्ष देगी, पुनः उसी प्रकार का मोक्ष देगी, तो हमेशा करनी है उसके लिए रहेगा ही। अतः निवृत्त प्रसवा कभी नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको सह नहीं सकते, निवृत्त प्रसवा हो गई करके, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तज्जातीयस्य अन्यस्य करणीयत्वात्, है कि नहीं? तो वो कैसा होता है? तज्जातीयस्य अन्यस्य करणीयत्वात्, ये इस बात को दृष्टांत से समझा रहे, पुनः पुनः शब्दादि उपभोगवत इति अतः आ, ठीक है ना? किंतु ये जो शब्द आया है तज्जातीय से इत्यादि, उसके ऊपर लिखते थोड़ा सा, फिर दृष्टांतों को समझाएंगे। तो लिखेंगे तयोः, तज्जातीय से अन्य से इत्यादि का अर्थ लिख रहे, तयोः बराबर भोगस्य अपवर्गस्य च, भोगस्य अपवर्गस्य च जातीयम, जातीयम कौंस में लिखिए सजातीयम, सजातीयम कौंस बन, आगे यत भोगांतरम, यत भोगांतरम
अपवर्गांतरम च, अपवर्गांतरम च तस्य करणीयत्वात्, तस्य करणीयत्वात् बराबर कर्तव्यतया अवशिष्टत्वात्, कर्तव्यतया अवशिष्टत्वात् अर्धविराम। यथा यथा प्रतिपुरुषम भोगापवर्गयोः भिन्नत्वात्, भोगापवर्गयोः भिन्नत्वात् अनंता भोगापवर्गाः, अनंता भोगापवर्गाः तथा तथा एकस्यापि पुरुषस्य, एकस्यापि पुरुषस्य कालभेदात्, कालभेदात् अनंताः भोगापवर्गाः स्युः, अनंताः भोगापवर्गाः स्युः इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ, तयोः भोगस्य अपवर्गस्य च जातीयं सजातीयं, उसके समान यद भोगांतरम अन्य अन्य भोग अन्य अन्य मोक्ष अपवर्गांतरम च तस्य करणीयत्वा, मतलब कार्यतया अवशिष्टत्व, करने योग्य शेष है उसके लिए। जैसे उदाहरण स्पष्टीकरण कर रहे, यथा प्रतिपुरुषम, पुरुष तो बहुत है, प्रत्येक पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग भिन्न भिन्न है, इसका मतलब अनंत भोग और अनंत अपवर्ग है, क्योंकि पुरुष अनेक है, भोग अपवर्ग नाना हो गए। उसी प्रकार एक ही पुरुष के लिए भी काल भेद से अनंत भोग और अनंत अपवर्ग, काल के भेद से अभी दे दिया भोग अपवर्ग, पुनः देगी भोग अपवर्ग उसी पुरुष को, पुनः देगी काल के भेद से भिन्न भिन्न देती रहेगी। कौन? प्रकृति। अतो निवृत्त प्रसवा कभी हो ही नहीं सकती, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। अनंता भोगापवर्गा स्यु इति भाव। ठीक होगा इतना, आगे चलिए मूल में। तज्जातीय से अन्य से करणीयत्व, दृष्टांत से समझा रहे इसी बात को। पुनः पुनः शब्दादि उपभोगवत इति अतः, शब्दादि का उपभोग पुनः पुनः होता है कि नहीं, उसकी तरह। तो बोलेंगे स्पष्ट नहीं हुआ दृष्टांत, स्पष्ट होना चाहिए, तो उस पर एक वाक्य लिखते थे टिप्पणी। शब्द स्पर्शादीनाम उपभोगः, शब्द स्पर्शादीनाम उपभोगः पुनः पुनः भवति, पुनः पुनः भवति। तद उपभोग निवृत्ति अपि, तद भोग निवृत्ति अपि पुनः पुनः भवति, पुनः पुनः भवति। तद्वत् तद्वत् अन्यस्य 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 भोगापवर्ग द्वंद्वस्य, भोगापवर्ग द्वंद्वस्य प्रवाहः, प्रवाहः क्रमशः क्रमशः सर्वदा एव, सर्वदा एव प्रसज्जेत, प्रसज्जेत इति भाव। ठीक है, शब्द स्पर्शादि नाम उपभोग, शब्द स्पर्श इत्यादि का, इत्यादि विषयों का उपभोग पुनः पुनः भवति, पुनः पुनः होता है। अब उसके उपभोग की निवृत्ति भी, अभी शब्द का भोग हुआ, फिर उपभोग की निवृत्ति हुई, पुनः रस का भोग हुआ, उसकी निवृत्ति, पुनः शब्द का भोग, उसकी निवृत्ति, पुनः रस का भोग, उसकी निवृत्ति। भोग भी पुनः पुनः होता है, निवृत्ति भी पुनः पुनः हो रही है। उसकी तरह तयो तद उपभोग निवृत्ति अभी पुनः पुनः भवति, तद्वत् उसी प्रकार अन्यस्य अन्यस्य भोग अपवर्ग द्वंद्वस्य पुनः पुनः भोग, पुनः पुनः अपवर्ग, पुनः पुनः भोग, पुनः पुनः अपवर्ग, उसी तरह हो सकता है शब्दादियों के उपभोग की तरह। प्रवाह क्रमशः सर्वदा एव प्रसज्जेत, और इस प्रकार का
प्रवाह यदि सर्वदा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, तो प्रकृति कभी भी निवृत्त प्रसवा हो नहीं सकती। अतः हे सिद्धांति, तुमने जो निवृत्त प्रसवा एक कह दिया, उस प्रकृति के लिए वो हमको सहा नहीं जा रहा है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अब उसका उत्तर दे रहे कारिका के माध्यम से। तो कारिका का उच्चारण, द्रष्टामयेत्युपेक्षकः एको द्रष्टाहमित्युपरत्यन्या सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य ठीक, थोड़ा पदच्छेद। दृष्टा मया इति उपेक्षकः एकः द्रष्टा अहम इति उपरमति अन्या सति संयोगे अपि तयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। अन्वय बीच में आए एकः, पहले पंक्ति में एकः, पीछे मया और पीछे दृष्टा, थोड़ा आगे इति उपेक्षकः हो गया। फिर पहले पंक्ति में अंतिम शब्द अन्या, पीछे अहम और पीछे दृष्टा, आगे इति उपरमति। पहली पंक्ति हो गई, फिर नीचे आइए तयो हो, पीछे संयोगे और पीछे सति, आगे अपि, अपि, फिर अंतिम में सर्गस्य, पीछे प्रयोजनम नास्ति। देखो भैया, तो दो है, एक पुरुष है एक प्रकृति है। उसमें से जो पुरुष है वो एक पुरुष है। क्या जी, क्या सोचता है? मया दृष्टा इति उपेक्षक। वो सोचता है पुरुष, अरे यार मैंने तो देख लिया, किसको? प्रकृति को, कैसी है क्या है करके दृष्टा, कुछ दम नहीं इसमें। इति उपेक्षक, तो उपेक्षा कर देता है और स्थिर हो जाता है उपेक्षक। एक बात ये हो गई। फिर प्रकृति क्या विचार करती है? अन्या प्रकृति क्या कहती? अहम दृष्टा, मैं देखी गई हूं। कौन सोचती है? प्रकृति। पुरुष के द्वारा मैं देखी गई हूं, उसने देखा मुझे। तो अन्य अहम दृष्टा इति ऐसा सोचकर ऊपर रमती, रुक जाती है। अब देख लिया उसने मेरे को, मेरे स्वरूप को जान लिया, अब रुक जाती है, सर्ग को नहीं बनाती। कौन? प्रकृति। वही कर रहे। इसके बाद फिर ऐसा होने के बाद तयोः संयोगे सति अपि, उन दोनों का बाद में संयोग होने पर भी, क्योंकि दोनों नित्य है, संयोग तो रहेगा ही, तो संयोग होने पर भी सर्गस्य प्रयोजनम नास्ति, सर्गस्य सृष्टि उत्पन्न करने का आप कोई प्रयोजन बचा नहीं है। अतः वो सर्ग उत्पन्न नहीं करते, नित्य होने पर भी, संयोग रहने पर भी। जब तक विवेक ज्ञान नहीं है तब तक सर्ग करती रहती है। विवेक ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, ज्ञान हो गया, फिर सर्ग करना, सृष्टि करना बंद कर देती है। लग गया पंक्ति? चलिए अब इस कारिका का संक्षेपतः अर्थ थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। लिखते हैं प्रतीक एक बराबर विवेकी चेतन, विवेकी चेतन। फिर प्रतीक मया बराबर चेतनेन विवेक द्वारा, चेतनेन विवेक द्वारा। फिर प्रतीक है दृष्टा बराबर स्वरूप स्वभाव, स्वरूप स्वभाव धर्म धर्मी भावापन्ना, धर्म धर्मी भावापन्ना प्रकृति ही, प्रकृति ही बहु अनुभूता, बहु अनुभूता इति विचारयन् सन
इति विचारयन सन। फिर आगे प्रतीक उपेक्षकः, उपेक्षकः बराबर उपेक्षाम करोति, उपेक्षाम करोति। फिर प्रतीक अन्या बराबर प्रकृति ही च, प्रकृति ही च। फिर आगे प्रतीक अहम बराबर प्रकृति ही, प्रकृति अर्धविराम। पुरुषेण, पुरुषेण। फिर प्रतीक है दृष्टा बराबर स्वरूप स्वभावादि सचरिता, स्वरूप स्वभावादि सचरिता बहुभुक्ता, बहुभुक्ता इति विचारयन्ति सति, इति विचारयन्ति सति। फिर प्रतीक है उपरमति, उपरमति बराबर प्रकृति शून्या भवति, प्रवृत्ति शून्या, प्रवृत्ति शून्या भवति। उपरमति बराबर प्रवृत्ति शून्या भवति। पूर्ण विराम। एवं च सति, एवं च सति। फिर प्रतीक है तयोहो बराबर प्रकृति पुरुषयोहो, प्रकृति पुरुषयोहो। फिर प्रतीक संयोगे सति अपि, ये प्रतीक है संयोगे सति अपि बराबर अनादितः आगतस्य, अनादितः आगतस्य संयोगस्य सत्वे अपि, संयोगस्य सत्वे अपि। ठीक। फिर प्रतीक सर्गस्य बराबर सृष्टे, सृष्टे अर्धविराम। पुनः भोग अपवर्गयो इति यावत्, पुनः भोग अपवर्गयो इति यावत्। फिर प्रतीक प्रयोजनम बराबर आवश्यकता नास्ति, आवश्यकता नास्ति। पूर्ण विराम। पुनः भोगापवर्ग प्रद, पुनः भोगापवर्ग प्रद सर्ग प्रयोजकः, सर्ग प्रयोजकः सह संयोगः न भवति, सह संयोगः न भवति इति भावः, इति भावः। पूर्ण विराम। और एक वाक्य लिख दो। विवेक ख्याति असहकृत, विवेक ख्याति असहकृत संयोगस्य एव, संयोगस्य एव सर्गम प्रति कारणत्वात्, सर्गम प्रति कारणत्वात्। अतः न सर्गादि, अतः न सर्गादि। पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् निवृत्त प्रसवाम इति, निवृत्त प्रसवाम इति मर्षणीयम, मर्षणीयम एव बराबर सहनीयम एव इति भाव, सहनीयम एव इति भाव। ठीक। देखो भाई अर्थ। एक मतलब विवेकी चेतन पुरुष क्या सोचता है कि मया दृष्टा, चेतन ऐसे मेरे द्वारा विवेक ख्याति के माध्यम से दृष्टा प्रकृति को देखा।
कैसा? उसका स्वरूप, स्वभाव, धर्म, धर्मी भाव, भावापन्न प्रकृति को बहु अनुभूता इति विचारयन, ऐसा विचार करता है पुरुष। विचारयन सन, फिर कैसा होता है? उपेक्षक, उपेक्षाम करोति, वह पुरुष प्रकृति की क्या कर देता है? उपेक्षा कर देता है। बराबर। फिर अन्य, अन्य मतलब प्रकृति क्या करती? फिर तो प्रकृति ही अहम, अहम का अर्थ प्रकृति, अहम पुरुषेन दृष्टा, मैं पुरुष के द्वारा देखी गई हूं। ठीक, अर्थात मेरा स्वरूप, स्वभावादि, सचरिता, बहुभुक्ता, मेरे को बहुत भोग लिया उस पुरुष ने। इति विचारयन्ति सती, ऐसा वो प्रकृति विचार करती हुई उपरमति, अर्थात प्रवृत्ति शून्या भवति, प्रवृत्ति रहित हो जाती है। ठीक, ऐसी स्थिति में एवं च सती तयो हो प्रकृति पुरुषयो हो संयोगे सती अपि, उनका संयोग रहने पर भी, क्योंकि संयोग रहेगा, क्यों? अनादि है, अनादितः आगतस्य, अनादिकाल से आया हुआ संयोगस्य सत्वेपि, रहने पर भी सर्गस्य नाम सृष्टि है, अर्थात पुनः भोग और अपवर्ग का देने का कोई प्रयोजन बचता नहीं है, प्रयोजनम आवश्यकता नास्ति। तात्पर्य पुनः भोग अपवर्ग प्रद सर्ग प्रयोजक संयोग न भवति, पुनः भोग और अपवर्ग देने वाला जो सर्ग, उस सर्ग का प्रयोजक, सर्ग को बनाने वाला वह संयोग नहीं है, सृष्टि को बनाने वाला वो संयोग नहीं रहता है। इति भाव। फिर कौन संयोग सर्ग को बनाता है? तब और दे रहे आगे, विवेक ख्याति असकृत संयोग। कैसा संयोग? जिसके साथ विवेक ख्याति नहीं है, तत्वज्ञान, विवेक ज्ञान नहीं है। तो विवेक ख्याति असकृत संयोग से एवं, ऐसा संयोग ही सर्गम प्रति कारण, सृष्टि के प्रति कारण है कि नहीं? तो सृष्टि के प्रति कारण, संयोग कारण है किसका? प्रकृति पुरुष का। कौन सा संयोग? जो विवेक ख्याति से रहित है, असकृत है, वो संयोग सृष्टि बनाता है। और विवेक ख्याति पूर्वक जो संयोग है वह सृष्टि को बनाता नहीं। अतः न सर्गादि, तस्मात इसलिए निवृत्त प्रसवामिति मर्षणीयम एवं सहनीयम एवं। पूर्व पक्ष ने कहा था हम सहन नहीं कर सकते, किस बात को? निवृत्त प्रसवम, इस बात को उत्तर दे दिया, सहन करना ही पड़ेगा। इति भाव हो गया। चलिए आगे। तो कारिका का अर्थ हुआ। अब उसमें जो तत्व कौमुदी टीका है उसको देखिए। दृष्टा इति करोतु नाम पौनःपुण्येन शब्दादि उपभोगम प्रकृति ही यया विवेक ख्याति न कृता, कृत विवेक ख्याति तु शब्दादि उपभोगम न जनयति। हो गया जी। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे। बीच में आया है यया, मिला पहली पंक्ति के अंतिम में यया, फिर उसके पीछे जाइए, नहीं थोड़ा सा आगे, यया विवेक ख्याति ही न कृता, फिर आइए पीछे प्रकृति ही, फिर उसके पीछे पौनःपुण्येन शब्दादि उपभोगम, फिर पीछे करोतु नाम। ठीक, फिर नीचे के पंक्ति में बीच में आया है तू के पीछे तू कृत विवेक ख्याति ही, आगे शब्दादि उपभोगम न जनयति। ठीक है, देखो भैया, तो यया मतलब बुद्ध्यात्मक प्रकृति के द्वारा विवेक ख्याति कृता, विवेक ख्याति संपादन कर ली है, बराबर। हाँ, विवेक ख्याति ही न कृता, विवेक ख्याति विवेक ज्ञान संपादन नहीं किया है यया, जिसने, यया बुद्ध्यात्मक प्रकृति, जिस बुद्ध्यात्मक प्रकृति ने विवेक ख्याति न कृता, विवेक ख्याति प्राप्त नहीं की, संपादन नहीं किए हैं, ऐसी जो प्रकृति, सा प्रकृति वो क्या करेगी? पौनःपुण्येन पुनः पुनः शब्दादि उपभोगम करोतु नाम, शब्दादि के उपभोग को पुनः पुनः देगी, देने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विवेक ख्याति हुई नहीं है। ठीक, तू परंतु कृत विवेक ख्याति ही, जिसने विवेक ख्याति संपादन कर ली है कि नहीं, ऐसी जो प्रकृति है वह शब्दादि उपभोगम न जनयति, पुनः शब्दादि का उपभोग पुनः पुनः देती नहीं है। लग गया? शब्दादि उपभोगम न जनयति, होगा इतना। मतलब कारण रहेगा
तब कार्य होगा, ये बात बताइए। अब फिर कारण नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होता है, इस बात को बताना है आगे अविवेक इत्यादि पंक्ति से। तो जो आगे की पंक्ति ना अविवेक, उसके पीछे एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। कारण सत्तया कार्यम प्रदर्श कारणाभावेन कार्याभावं दर्शयति अविवेक इति। देखो यार, कारण सत्तया कार्यम प्रदर्श, कारण है, कारण की सत्ता है तो कार्य जरूर होता है। इस बात को दिखाकर अब कारण अभावेन, कारण का क्या हुआ अभाव, तो कार्य का भी अभाव होता है, इस बात को अब दिखा रहे आगे। अविवेक ख्याति निबंधन ही तद उपभोग, अर्धविराम। अविवेक ख्याति मतलब विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान तत्व ज्ञान हुआ नहीं है, तो अविवेक ख्याति निबंधन, निबंधन निमित्तक, अविवेक ख्याति के निमित्त से ही होता है क्या, तद उपभोग, शब्दादिक का उपभोग। शब्दादिक के उपभोग के लिए कौन चाहिए, अविवेक ख्याति, तत्व ज्ञान नहीं चाहिए, तब होता है शब्दादिक का उपभोग। फिर आगे निबंधनाभावे, और अविवेक ख्याति रूप जो निबंधन है, निमित्त कारण है, उसका ही क्या हुआ अभाव। तो निबंधनाभावे न भवितुम अर्हति, भवितुम न अर्हति, क्या उपभोग भवितुम न अर्हति, है कि नहीं। अर्थात अविवेक ख्याति रूप निमित्त का अभाव होने पर उपभोग और संसार होता नहीं है। न भवितुम अर्हति, संसार भवितुम न अर्हति। जैसे कि बीजात्मक कारण है तो कार्य उत्पन्न होता है, और बीज रूप कारण नहीं है तो अंकुर आदि कार्य उत्पन्न नहीं होता है। इसी बात का दृष्टांत दे रहे आगे, अंकुर इव बीजाभावे, बीज है तो अंकुर है, बीज का अभाव है तो अंकुर का भी अभाव, ये बात हो गई। ठीक, आगे चलिए। प्राकृतान ही सुख दुख मोहात्मनः शब्दादीन तद अविवेकात् मम एते इति अभिमन्यमानः आत्मा भुंजीत। ठीक है जी, ये क्या बात बताई जा रही है, तो प्राकृतान इत्यादि जो पंक्ति चालू हुई उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, यावत् अज्ञानम तावत् एव भोगः, तावत् एव भोगः इति दर्शयति, प्राकृतान इति। ठीक है जी, चलो भाई। यावत् अज्ञानम, जब तक अज्ञान है तब तक ही भोग है, इस बात को दिखा रहे अब प्राकृतान इत्यादि पंक्ति से। तो शुरू के 2-4 शब्दों का अन्वय, पहले वो लेंगे, अंतिम में आया आत्मा शब्द, वहां से पकड़ेंगे। तो आत्मा, फिर शुरू में ही, पीछे प्राकृतान, आगे सुख दुख मोहात्मनः शब्दादेन, सरल आगे तद अविवेकात् मम एते इति अभिमन्यमानः, फिर अंतिम में भुंजीत। अर्थ देखो भाई, आत्मा ही प्राकृतान, अर्थात प्रकृति से किए गए, प्रकृति से जन्य कौन, सुख दुख मोहात्मन शब्दादि। आत्मा क्या करता है, प्रकृति से बनाए गए सुख दुख मोह स्वरूप जो शब्दादि विषय, उनको तद अविवेकात, तद अविवेकात मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए, तद अविवेकात बराबर तस्याः प्रकृत्याः, तस्याः प्रकृत्याः अविवेक ग्रहात्, अविवेक ग्रहात् बराबर प्रकृति पुरुषयोः
प्रकृति पुरुषयोः विवेक ग्रहाभावात्, विवेक ग्रह अभावात् अर्धविराम अज्ञानात् इति यावत्, अज्ञानात् इति यावत्। ठीक है, देखो भाई, तो वो आत्मा वो पुरुष क्या करता है जी? प्रकृति के कार्य जो सुख दुख मोह स्वरूप शब्द आदि के उनका क्या करता है? तद अविवेकात्, मतलब उस प्रकृति का, तस्या प्रकृति अविवेकग्रहात्, अर्थात प्रकृति पुरुष का विवेक ग्रह न होने से, अर्थात अज्ञान से, तद अविवेकात् अज्ञानात् मम एते, ये मेरे है, शब्द आदि मेरे है, ये मेरे है, घर मेरा है, ये मेरा है, ऐसा अभिमान धारण करता है, स्वामिता धारण करता है, स्वयं में कर्तृत्व क्रिया मानता है। मम एते इति अभिमन्यमानः भुंजित, फिर वही भोगता है भोगों को। ठीक, फिर आगे, एवं विवेक ख्यातिमपि प्राकृतिम अविवेकात् एव आत्मा मदर्था इयम इति मन्यते। एवं इसी प्रकार अज्ञान से और क्या मानता है वो पुरुष? तो बता रहे एवं इत्यादि पंक्ति से। ठीक है जी, तो चलिए भाई, तो थोड़ा सा नहीं कुछ नहीं, हाँ अन्वय, एवं अन्वय करेंगे शब्दों का। एवं फिर दो चार शब्द छोड़कर आएंगे आत्मा, एवं आत्मा, फिर पीछे आइए प्राकृतिम, उसके पीछे अपि, उसके पीछे विवेक ख्यातिम, आगे अविवेकात् एव, आगे मदर्था इयम इति मन्यते। ठीक, देखो भैया, एवं इसी प्रकार आत्मा अर्थात पुरुष क्या जी? प्राकृतिम अपि विवेक ख्यातिम, विवेक ख्याति भी क्या है? प्राकृति में, मतलब प्रकृति जन्य है, प्रकृति धर्मात्मिका है कि नहीं? प्रकृति जन्य है विवेक ख्याति, सत्व पुरुष की भिन्नता का ज्ञान, उसको क्या करता है वह? विवेक ख्यातिम अविवेकादेव अज्ञानादेव मदर्थायम इति मन्यते, अज्ञान के कारण ही वो क्या मानता है? विवेक ख्याति मेरे लिए है, ऐसा मानता है। ठीक है, वस्तुतः पुरुष पुरुष है, अपने महिमा में है, वो निर्लेप है, तो भी विवेक ख्याति मेरे लिए है, मेरे को मोक्ष देने के लिए, यह जो उसका मानना है वह भी अज्ञान से है, ये बात बताई। ठीक है, 324 पेज पर नीचे की संस्कृत टीका में अंतिम की दो पंक्ति लिखिए संस्कृत में, इत्थम च अविवेक अवस्थायाम पुरुषः, मिला? अविवेक अवस्था में पुरुष यथा, जिस प्रकार प्रकृति कृतान शब्दादि विषयान मदीयत्वेन मन्यते, प्रकृति के किए हुए शब्दादि विषयों को मदीय, मेरा मेरा ऐसा करके मानता है, तथा एव उसी प्रकार प्रकृति जन्याम विवेक ख्यातिमपि, प्रकृति से उत्पन्न हुई विवेक ख्याति को भी सपुरुष क्या मानता है? अस्मत् उपकारकत्वेन, हमारे लिए उपकारक है ऐसा मानता है। होगा इतना? आगे चलिए, आगे उत्पन्न विवेक ख्याति हेतु, किंतु जिसको सचमुच विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ है कि नहीं, तो उत्पन्न विवेक ख्याति हेतु तत् असंसर्गात् शब्दादीन न उपभोक्तुम अर्हति, है कि नहीं? जिसको विवेक ख्याति विवेक ज्ञान वस्तुतः उत्पन्न हुआ है वह तद असंसर्गात्, मिला जी, उस प्रकृति के साथ उसका प्रतिबिंबात्मक अज्ञानात्मक संसर्ग न रहने के कारण असंसर्गात् शब्दादीन उपभोक्तुम न अर्हति, शब्दादि विषयों का उपभोग करने के लिए वह रहता नहीं है, योग्य नहीं है। लग गया जी? फिर आगे, नापि विवेक ख्यातिम प्राकृतिम ततः विविक्त आत्मा स्वार्थम अभिमंतुम अर्हति, ये जो है ना नापि इत्यादि पढ़ा अर्हति तक, थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे तो बीच में आया है ततः विविक्त आत्मा, फिर आगे पीछे ततः विविक्त आत्मा, इसके पीछे प्राकृतिम और पीछे विवेक ख्यातिम और पीछे अपि, फिर अंतिम में स्वार्थम अभिमंतुम,
फिर वाक्य के आरंभ में न उसको लेंगे, न अर्हति। ठीक है ना? देखो भाई अर्थ, ततः, ततः मतलब प्रकृतित विविक्त, प्रकृति से अलग हुआ पुरुष, ततः विविक्त आत्मा, विवेक से युक्त, विविक्त हुआ, विवेक ख्याति प्राप्त होने के बाद उसको ज्ञान हुआ, चेतन प्रकृति भिन्न, मैं चेतन हूं, प्रकृति से भिन्न हूं, इस प्रकार का विवेक जिसको प्राप्त हुआ है, ऐसा आत्मा। ततः विविक्त आत्मा क्या जी? प्राकृतिम विवेक ख्यातिम अपि, प्रकृति का कार्य, प्रकृति स्वरूप जो विवेक ख्याति है उसको भी स्वार्थम अभिमंतुम न रति, वो अपने लिए है ऐसा मानता नहीं है, क्योंकि अपने लिए कुछ नहीं है, बस तटस्थ है केवल। ऐसा होता है कौन? पुरुष, यही उसका मोक्ष है। ठीक, आगे पुरुषार्थौ च भोग विवेकौ प्रकृत्या आरंभ प्रयोजकौ इति अपुरुषार्थौ संतौ न प्रकृतिम प्रयोजयतः। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ, पुरुषार्थौ च भोग विवेकौ है कि नहीं? पुरुषार्थौ कौन? भोग और विवेक। तो पुरुषार्थ जो है, भोग भी पुरुषार्थ है, विवेक भी पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ स्वरूप ऐसे जो भोग अपवर्गौ, वे प्रकृति आरंभ प्रयोजक, प्रकृति की प्रेरणा होने के लिए, प्रकृति सर्गों को उत्पन्न करती है, उसके लिए वो प्रेरक है। कौन? भोग और अपवर्ग। किंतु कौन से? जो अनागत है, अभी प्राप्त नहीं हुए है। ऐसे जो प्राप्त नहीं हुए ऐसे भोग और विवेक प्रकृति के आरंभ प्रयोजक, प्रकृति का आरंभ, प्रकृति की प्रवृत्ति होने के लिए प्रयोजक है, करते हैं प्रवृत्ति की प्रेरणा, प्रकृति की प्रेरणा, प्रयोजक हो इति। वही अब जब अपुरुषार्थ संत, जब प्राप्त हो गए तब वो पुरुषार्थ नहीं रहे, क्योंकि अब प्राप्त हो गए तो और क्या प्राप्त करना है उसका? तो अपुरुषार्थ संतो न प्रकृतिम प्रयोज्यता, फिर वो प्रकृति के प्रयोजक नहीं रहते हैं। अतः विवेक ज्ञान होने के बाद प्रकृति पुनः सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्त होती नहीं। इसलिए तद इदम उत्तम, वही बात कही है, प्रयोजन नास्ति सर्गस्य, आया है ना अभी सर्गस्य प्रयोजनम नास्ति, इसी कारिका में आया है अंतिम पाद में, सर्ग का कोई प्रयोजन अब नहीं रहा, ये बात। आगे अत्र है कि नहीं, प्रयोजन नहीं रहा, प्रयोजन शब्द का अर्थ करना है प्रयोजक, उस बात को बता रहे अब तत्व कौमुदीकार। अत्र प्रयुज्यते सर्गे प्रकृति ही अनया इति प्रयोजनम, व्युत्पत्ति के बल पर थोड़ा अन्वय। अत्र सर्गे प्रकृति ही, पीछे प्रयुज्यते, आगे अनया इति प्रयोजनम। ठीक है, देखो भाई अर्थ, अत्र सर्ग, इस सर्ग में प्रकृति प्रयुज्यते, प्रयुज्यते का अर्थ लिखिए प्रेर्यते, सर्ग सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रकृति प्रेरित की जाती है, अनेन, जिससे, अनेन इति प्रयोजनम, वो हुआ फिर प्रयोजन अर्थात प्रयोजक, प्रयोजनम का अर्थ प्रयोजक इत्यर्थ। यहां पर एक पद आया है क्या? अत्र सर्गे प्रकृति ही प्रयुज्यते, प्रेरित की जाती, अनेन, अनेन शब्द का अर्थ लिखिए, अनेन बराबर अनागत अवस्थ भोग अपवर्गात्मकेन, अनागत अवस्थ भोग अपवर्गात्मकेन, अनागत अवस्था वाले, जिसकी जो अभी प्राप्त नहीं हुए, ऐसे अवस्था वाले जो भोग और अपवर्ग हैं उनके द्वारा प्रकृति प्रेरित होती है। अतः ये क्या हुए? अनागत अवस्था वाले भोग और अपवर्ग प्रयोजन, प्रयोजन शब्द का अर्थ लिखिए प्रयोजक, प्रयोजक है। फिर आगे तद अपुरुषार्थत्वे नास्ति इत्यर्थ। तद, तद शब्द का अर्थ लिखिए, तद मतलब प्रयोजकत्वम, प्रयोजकत्व। अपुरुषार्थत्वे मतलब अपुरुषार्थ अवस्थायाम, वही जब भोग और अपवर्ग अपुरुषार्थ अवस्था में आ जाते, प्राप्त हुए तो अपुरुषार्थ, पुरुषार्थ कब तक? जब तक प्राप्त नहीं हुए। तो तद अपुरुषार्थत्वे, अपुरुषार्थ अवस्था को प्राप्त होते तब नास्ति, नास्ति मतलब, नास्ति ऊपर एक वाक्य लिखिए,
नास्ति इत्यर्थ, इसका अर्थ प्रयोजनम नास्ति इत्यर्थ, प्रयोजनम नास्ति इत्यर्थ। अर्धविराम येन वर्तमानौ तौ प्रकृतिम प्रवर्तयेयाताम इति। ठीक है जी। अब वो प्रयोजक नहीं रहे जिससे वर्तमान काल में वो प्राप्त हो गए, तो वे दोनों प्रकृति को प्रवृत्ति कर सके, अर्थात प्रकृति को प्रेरित करते नहीं है। कौन? भोग और अपवर्ग। कौन से? जो प्राप्त हुए। जो प्राप्त नहीं है वो पुरुषार्थ है, वो तो प्रवृत्त करते हैं, किंतु जो प्राप्त हो चुके हैं वो अपुरुषार्थ रूप हो गए, अतः वो पुनः प्रकृति को सर्ग बनाने के लिए, भोग देने के लिए प्रेरित करते नहीं। हो गया इतना। इस 68 नंबर की कारिका पूरी हुई। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।